नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीज पे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीबीआई एपीपी के 2015 के पेपर को डिस्कस किया था, जहां हमने 1 से लेके 60 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग 61 से लेके 120 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ, जहाँ पर अगर आप लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी या जीएलओ जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं उन दोनों कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के लिए एक लेक्चर सीरीज़ लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं उन दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर आप दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि जुलाई के अंदर जीएलओ जीडी का पेपर है और जून के अंदर यूजीसी नेट लॉ का पेपर होता है। तो आप लोग चाहे तो इस राघव ब्रीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो सारी अपडेट मिल सके जीएलओ जीडीए और यूजीसी नेट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। A person arrested by police must be produced before the judicial magistrate who has a jurisdiction. If the judicial magistrate is not available, the accused can be produced before. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता है, तो अक्यूज्ड को फिर किसको प्रोड्यूस किया जाएगा? एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज टू एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 187 क्लॉज सी के अंदर साफ साफ दे रखा है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो उस जुडिडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है पुलिस जो है वो पर्सन को प्रोड्यूस करेगी। द आंसर इज सी। In which one of the following cases the Supreme Court has recently laid down that registration of FIR in cognizable offence is mandatory? Option is DK Basu versus State of West Bengal, Lalita Kumari versus Government of UP, Madhubala versus Suresh Kumar और सकीरी बासु versus State of UP। अगर आपको इन चारों केस की जानकारी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको लीव करना पड़ेगा। बट मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा इन केस से रिगार्डिंग। डीके बासु वर्सेस और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो अरेस्ट से रिलेटेड बातें करता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि अगर पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करेगी, तो उसको कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है, ये केस जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मैंडेटरी कहा गया है। अगर इस केस के फ्रैक्चर के बारे में बात की जाए, तो वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार की अगर मैं बात करूं, तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार जो है, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो पर्सन है वो चाहे तो जब एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी जो एफआईआर है उसको दर्ज नहीं करते है पुलिस, तब वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और कंप्लेन कर सकती है कि जो पुलिस है वो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो अंडर 156 क्लॉज 3 के अंदर पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए और एफआईआर को दर्ज करिए। वहीं सुकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी सेम चीज पे बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट है उसकी क्या क्या पावर होंगी। उसमें 156(3) के अंदर वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी और आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो सर, इन द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली लेड डाउन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मैंडेटरी इज कंटेम्पलेटेड इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। Which one of the following is not correct in respect of recording of transaction under section 164 of the Code of Criminal Procedure? कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है किसके रिगार्डिंग, जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं अंडर सेक्शन 164 के लिए। इट मस्ट बी वॉलंटरीली, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अक्यूज्ड मस्ट बी टोल्ड ऑफ हिज फ्रीडम नॉट टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो सेक्शन 164 के अंदर आपको ये सब चीजें दे रखी है कि कौन क्या क्या चीजें उसमें है। जो इट मस्ट बी वॉलंटरी, वो वॉलंटरी होना चाहिए, दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। यहाँ जब आप मजिस्ट्रेट देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे सीआरपीसी की बात की जा रही है और 164 के अंदर जब मजिस्ट्रेट की बात की जाती है, तो यहाँ पे जुडिशियल और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी।
यहाँ केवल मजिस्ट्रेट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। तो आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज राइट। अक्यूज्ड मस्ट बी टोल्ड ऑफ हिज फ्रीडम नॉट टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर होगा, जो कि इसमें करेक्ट नहीं है 164 के हिसाब से, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। Where two courts subordinate to two different high courts have taken the cognizance of the same offence, a question related to which of the subordinate court can inquire or try into the offence shall be directed by। जब दो अलग अलग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर किसी सेम ऑफेंस पे कॉग्निजेंस लेते हैं, तो कौन से कोर्ट के अंदर, कौन से सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो है जो इंक्वायरी वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो सेक्शन 186 ऑफ सीआरपीसी है और जो 206 ऑफ बीएनएसएस, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि द हाई कोर्ट विद इन हुज अपीलेट जुरिडिक्शन द प्रोसीडिंग वर फर्स्ट कमेंस, कि जहां पे भी प्रोसीडिंग पहले स्टार्ट हो गई है वो कोर्ट जो है इंक्वायरी फर्स्ट स्टार्ट कर देगी। One magistrate got information from a person and referred the same to concerned police station to investigate the matter. The investigation report submitted by the police shall be treated by the magistrate as a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, a complaint under section 200 of the Code of Criminal Procedure, an inquiry by the court. It depends upon the discretion of the court. तो इसके अंदर सेक्शन 173 और सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस के अंदर साफ साफ बोला है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है पुलिस द्वारा सबमिट की जाएगी मजिस्ट्रेट को, वो ट्रीटेड कैसे की जाएगी, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो एफआईआर की तरह जो है ट्रीट की जाएगी। X caused the death of Y. After conclusion of investigation, police submitted the report under section 173 of Code of Criminal Procedure. Cognizance can be taken in this case by a court of session, the court of magistrate who has jurisdiction, the court of chief judicial magistrate, any of the court of magistrate of second class. ये जो केस है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें ये बोला गया कि जो एक्स ने वाई को जान से मार दिया। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिटेड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। अब इसने साफ साफ बोला है कि जो पुलिस ने जो रिपोर्ट है अंडर 173 उसको सबमिट करी है। अब यहाँ पे कॉग्निजेंस कौन लेगा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हु हैज जुरिडिक्शन इज द ओनली कोर्ट हु टेक द कॉग्निजेंस। यहाँ पे जो हमको एक फैक्ट दिया है छोटा सा कि एक्स कॉज द डेथ ऑफ वाई, ये केवल आपको थोड़ा सा ट्रिकी करने सिचुएशन में डालने के लिए दिया है, अदरवाइज इसका कोई इतना मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हु हैज जुरिडिक्शन। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ए आंसर है, लेकिन ए गलत है, ए नहीं होगा। कोर्ट ऑफ सेशन तभी कॉग्निजेंस लेगी जब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो कमिट कर देगी अंडर सेक्शन 193 के अंदर। इसलिए ये डायरेक्ट अगर कॉग्निजेंस की बात की जाती है तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कॉग्निजेंस लेने का फर्स्ट हैंड के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कोर्ट में अल्टर और एड चार्ज एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, देयर शैल बी सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड इन ईयर कैन बी चार्ज टुगेदर, ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट जो है अलग अलग सेक्शन से लिए गए हैं। ये जो स्टेटमेंट 1 है ये 216 सीआरपी से लिया गया है, कोर्ट में अल्टर और एड चार्ज एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, और ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है देयर शैल बी सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ये भी बिल्कुल सही है, ये सेक्शन 218 सीआरपीसी से लिया गया है। एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड इन ईयर कैन बी चार्ज टुगेदर, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ एनी नंबर की जगह आएगा 3, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड इन ए ईयर कैन बी चार्ज टुगेदर, और ये सेक्शन 219 के अंदर दिया गया है। ऑफेंसेस आर ऑफ सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, ये भी सेक्शन 219 क्लॉज 2 के अंदर इसको दिया गया। तो हमारा आंसर होगा सी, जो कि इनकरेक्ट है यहाँ पे। An accused can be discharged by the magistrate who take the cognizance, court which has competence to try the case, police, chief judicial magistrate और court of session। अब कोई भी अक्यूज्ड है उसको जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो उसको कौन डिस्चार्ज कर सकता है? मजिस्ट्रेट हु टेक द कॉग्निजेंस। यहाँ पे मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है कि जो मजिस्ट्रेट है जिसने कॉग्निजेंस लिया है वो डिस्चार्ज कर सकता है, ये बात सही है।
कोर्ट विच हैज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द कोर्ट, ये भी बहुत सही है कि जिस कोर्ट के पास में ये केस है उसके पास भी पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकता है। पुलिस के पास कोई पावर नहीं है ऐसी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है ये थोड़ा सा मतलब इसमें हमको समझ में आ रहा है कि सीजीएम और जो कोर्ट ऑफ सेशन की जो हायरकी है वो थोड़ी ऊपर की है, तो लोअर हायरकी वाले जो कोर्ट्स है वो यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आंसर आइदर ए और बी में दोनों में से होगा। अब थोड़ा सा हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे कि मजिस्ट्रेट हु टेक द कॉग्निजेंस। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा केस है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल होना था लेकिन वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कमिट कर देगी कोर्ट ऑफ सेशन को। तो उस कंडीशन में तो फिर अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो फिर डिस्चार्ज कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगी या मजिस्ट्रेट करेगी। तो यहाँ पे ये जो ए है ना, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम बी की बात करते हैं तो बी में लिखा है कि कोर्ट विच हैज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस, कि उस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर जब अक्यूज की डिस्चार्ज की बात की जाएगी उस वक्त ये केस कौन सी कोर्ट के पास है, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास है। तो वो जो कोर्ट है वो यहाँ पे जो है डिस्चार्ज करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो आंसर इज बी। आंसर ए दे रखा है जो कि गलत है, इसका आंसर एक्चुअली में बी आएगा। प्ली बार्गेनिंग इज परमिटेड व्हेन, प्ली बार्गेनिंग कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हमको परमिटेड है। तो सेक्शन 265 सी ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सी सिचुएशंस है, कंडीशंस है जहां पर प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं की जा सकती है। पनिशमेंट प्रोवाइडेड इज इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, offense is committed against a woman or a child under 14 year of age, offense is related to the Cinematograph Act 1952, offense is under section 153 and 160 of the Indian Penal Code। तो इसमें जो ए, बी और सी इन तीनों कंडीशन के अंदर जो है प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जहाँ पे हम बात करेंगे पनिशमेंट प्रोवाइडेड इज इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर, कि 7 साल से अधिक सजा के 7 साल से अधिक सजा के लिए जो भी ऑफेंसेस होंगे वहां पे प्ली बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे परमिटेड कहाँ होगी, बी में भी साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी ऑफेंस वुमेन या भी चाइल्ड के अगेंस्ट किया गया है, अंडर 14 ईयर ऑफ एज में किया गया तो वो भी अलाउ नहीं है। और ऐसी ऑफेंसेस जो सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज पे किए गए हैं जिसमें सिनेमेटोग्राफ एक्ट आता है, तो यहाँ पे भी प्ली बार्गेनिंग को परमिट नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 153 एंड 160 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जहां पे जो 153 है वो राइट की बात करता है और 160 जो है अफरे की बात करता है। राइट का जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर और अफरे की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 1 मंथ। तो आंसर इज डी। द कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, कन्विक्शन, एक्विटल और ड्रॉपिंग ऑफ चार्जेस। साफ साफ बोल दिया कि सेक्शन 320 के अंदर अगर किसी का ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया गया है तो उसका इफेक्ट किस तरीके से, आंसर इज एक्विटल। व्हेन अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड, कोर्ट या विटनेस हिमसेल्फ। तो इसके अंदर जो सेक्शन 148 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 151 ऑफ बीएसए भारतीय सुरक्षा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे कौन कंपेल कर सकता है विटनेस को किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो उसमें आएगा आंसर इज कोर्ट। केवल कोर्ट जो है वो विटनेस को कंपेल कर सकती है किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हॉस्टाइल विटनेस इज विटनेस हु गिव्स एविडेंस इन फेवर ऑफ द पार्टी दैट कॉल्ड हिम, डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, गिव्स एविडेंस इन फेवर ऑफ द अपोजिट पार्टी और रिफ्यूजेस टू गिव एविडेंस। ये जो टर्मिनोलॉजी है हॉस्टाइल विटनेस, ये बेसिकली सीआरपीसी या फिर एविडेंस एक्ट में है नहीं है, या फिर बीएनएसएस और बीएसए के अंदर ये नहीं है। ये जो चीज है बेसिकली एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आम भाषा फिर कोर्ट की लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब विटनेस तो हमको समझ में आ रहा है कि वो इंसान जो कि गवाही देगा। अब हॉस्टाइल का मतलब क्या हुआ, हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसा विटनेस जिसको आपने बुलाया तो था अपने फेवर के लिए गवाही देने के लिए, या फिर सामने वाले जो पार्टी है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, लेकिन वो कोर्ट में आने के बाद वो जो विटनेस है उसका जो बयान है वो आपके खिलाफ चला गया
या सामने वाली पार्टी के फेवर में चला गया। तो आंसर इज गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ द अपोजिट पार्टी। ओरल एविडेंस गिवन इन अ कोर्ट एक मे बी प्रिजम्पटिव, मस्ट बी इनडायरेक्ट, मे बी डिडक्टिव और मस्ट बी डायरेक्ट। तो इसके अंदर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 55 ऑफ बीएसए के अंदर साफ साफ बोल रखा है कि जो ओरल एविडेंस है गिवन इन कोर्ट मस्ट बी डायरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस मे नॉट बी एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा कौन सा एविडेंस है जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडमिसिबल नहीं होगा। बाय स्पाउस एज रिगार्ड देयर कम्युनिकेशन बाय अ लॉयर अगेंस्ट हिज क्लाइंट मेड फॉर इलीगल पर्पस, बाय अ डम्ब पर्सन और बाय अनकम्प्लिस। तो यहाँ पे जो सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस है और सेक्शन 128 ऑफ बीएस है उसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो स्पाउस की कम्युनिकेशन होगी उसको वो जो एविडेंस होगा उसको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ए। कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड जज, मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो बीएसए के सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। आप चाहे तो उसको बीएसए के डायरेक्ट में देख सकते हैं जहां पे जज को, मजिस्ट्रेट को और पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस को कोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आंसर होगा हमारा आर्बिट्रेटर, जिसको जो इंक्लूड नहीं है कोर्ट की डेफिनेशन में। द केस ऑफ शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र साहा डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड, एस्टॉपल, पेरोल एविडेंस रूल, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। तो उसका आंसर होगा एस्टॉपल। ये जो केस है ये एस्टॉपल से डील करता है। स्टेटमेंट मेड इन पुलिस कस्टडी बाय द अक्यूज्ड अमाउंट्स टू कन्फेशन व्हेन। कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर दिया गया है, वो स्टेटमेंट यूजुअली माना जाता है कि वो एडमिसिव कन्फेशन में उसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कौन सी स्थिति के अंदर उस स्टेटमेंट को हम कन्फेशन जो है मान सकते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शंस। दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच लीड्स टू द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्टेटमेंट इज मेड वॉलंटरी, द स्टेटमेंट इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टी, द स्टेटमेंट इज मेड व्हाइल अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सेक्शन 23 ऑफ बीएसए के अंदर साफ साफ बोल रखा है कि ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा कोई पार्ट जो है वो लीड करता है किसी डिस्कवरी को, कि कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, अभी कोई भी चीज ऐसी मिल जाए, कोई नाइफ मिल जाए, कोई रिवॉल्वर मिल जाए, तो उस स्टेटमेंट के पार्ट को हम कन्फेशन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट व्हेन जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन। की कोई भी ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रिलेवेंट व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ द, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को का जो ओरल एडमिशन हम कब कर सकते हैं, जब या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस जो हम करते हैं वो उस पे क्वेश्चन कर दिया गया हो, या डिजिटल सिग्नेचर ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, सी एस कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इन क्वेश्चन, या फिर डी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इन क्वेश्चन। ऑप्शन डी और जो बी है वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है। कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इट क्वेश्चन, तो कस्टडी की यहाँ पे कोई बात की गई नहीं, तो आंसर इज ए, जो कि आपको सेक्शन 20 और बीएसए के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ओरल एडमिशंस है एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रिलेवेंट व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन। तो आप अगर देखेंगे तो बेसिकली बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको केवल बेयर एक्ट पढ़नी है, और मैक्सिमम 5 to 6 जो केस लॉज है वो पूछे गए हैं अभी तक, जो जहाँ तक मैंने देखा है। तो केस लॉज पे आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं बनानी है, एंड मोमेंट में आपको थोड़ा आपको क्या करना है कि आपको बस अपनी जो बेयर एक्ट है उसको रिवाइज करना है। आप जितना पढ़ चुके हो बस उसी को रिवाइज करो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत आप पढ़िए। नो जज और मजिस्ट्रेट कैन बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट, एज सच जज और मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट, कोर्ट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर हिम। कोई भी कोर्ट जज या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट तो को कंपेल नहीं कर सकता उसके किसी भी कंडक्ट के ऊपर कि उसकी जवाबदेही हो उस पर्सन के लिए। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जज को या किसी भी मजिस्ट्रेट को ये कंपेल नहीं कर सकते कि आपने प्रीवियसली जो जजमेंट दिया था या फिर आपने कहा जो कंडक्ट था उस पर आप उस जज या फिर मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन नहीं कर सकते।
केवल कौन क्वेश्चन कर सकता है? कोर्ट टू विच ही सबऑर्डिनेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्जरी की जो रिट है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है, उसमें साफ साफ हमको पता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पे प्रोहिबिशन ऑफ सर्जरी की जो रिट है वो एक्सरसाइज करती है। तो उसी तरीके से जो कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ इवन इफ ऑब्जेक्ट टू बाय द एडवर्स पार्टी, re-examination even if objected to by the adverse party, any examination even if not objected, और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन 143 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 146 ऑफ बीएसए के अंदर साफ साफ लिखा है कि लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आप बेयर एक्ट के अगर आप एविडेंस एक्ट की बात की करें तो एविडेंस एक्ट में मैंने देखा है कि बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आप केवल हेडिंग्स को पढ़ ले हुए और हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स है जो कि बोल्ड तरीके से लिखी गई है, अगर आप उनको भी पढ़ लेंगे ना तो आप एविडेंस के क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लेंगे। जहां पर मैं सीआरपीसी की बात करूँ, सीआरपीसी के अंदर मैंने देखा है कि यूजुअली आपसे अरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, 164 की बात की गई है, 156 की बात की गई है, 173 की बात की गई है और आपसे ट्रायल की बात की गई है। तो अगर आप इन चार एरिया को अच्छे से कर लेंगे तो आप शायद सीआरपीसी को भी कवर कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, in which one of the following circumstances of the court may not presume abatement of suicide by a married woman by her husband or relative? सेक्शन 113A क्या बात करता है कि कोई भी हस्बैंड या रिलेटिव जो है वो अबेट करता है सुसाइड को, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो हमेशा प्रिज्यूम करके चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहाँ पे जो फैमिली है और जो हस्बैंड है उसने वाइफ को अबेट किया है सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस नहीं होगी जहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा? When the married woman died within 7 years of marriage under mysterious circumstances, ये कंडीशन है जहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। When the married woman committed within 7 years of her age marriage, यहाँ पे भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। When the married woman committed suicide after 10 years of her marriage, आपने देखा कि when the married woman died within 7 years of marriage, तो यहाँ पे 7 साल के अंदर अगर कोई भी मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अबेटमेंट किसने किया है, हस्बैंड उसकी फैमिली में। तो जो हमारा ऑप्शन सी है बात कर रहे हैं कि सुसाइड हुई है 10 साल बाद शादी के, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज आंसर। तो डी पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। Presumption as to the electronic record under Indian Evidence Act is drawn by the court when the record is 5-year-old, 10-year-old, 30-year-old या फिर 13-year-old, कि यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लेके इंडियन एविडेंस के अंदर कब, जब वो कितने साल पुराना हो जाएगा, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितने साल पुराना हो जाएगा उसके बाद उसको प्रिज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे आंसर इज 5-year-old। अगर आप सेक्शन 93 को देखेंगे बीएसए के तो वहां पे आपको साफ साफ यहाँ पे 5-year-old लिखा हुआ है, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस ऑफ आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन ओनली, फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट और हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे कौन कौन सी जो स्किल्स है वो एक्सपर्ट के लिए डिफाइन की गई है। तो अगर आप सेक्शन 39 में जाएंगे वहां पे एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है कि उस एक्सपर्ट के पास कौन कौन सी स्किल्स है, जो फॉरेन लॉ भी जानता है, जो साइंस भी, जिसको साइंस की नॉलेज है, जिसको आर्ट की नॉलेज है, जिसको हैंडराइटिंग को पता लगाने की नॉलेज हो, जिसको फिंगर इंप्रेशन की नॉलेज है, उसको एक्सपर्ट कहा गया है सेक्शन 39 ऑफ बीएसए के अंदर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन, कोई भी फैक्ट को नॉट प्रूफ कब कहा जाएगा? आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर before it the court believes that its existence is not proved, it is neither proved nor disproved, after considering the matter before it the court consider its non-existence, so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist।
ये यूजुअली जो इतने बड़े होते हैं ना ऑप्शंस, ये यूजुअली नहीं होते, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। मैंने देखा है बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े जो ऑप्शंस होते हैं सही हो। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि जो सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ बीएसए के अंदर डिफाइन डेफिनेशन है, उसमें आप ये देख लेना कि वो फैक्ट जो कि नॉट प्रूव किन्हें कहा गया है, वो किसको कहा गया है, जो कि नाइदर प्रूव और नॉट डिसप्रूव, जिसको आप जिस फैक्ट को ना प्रूव कर सकते हो, जिसको डिसप्रूव नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है नॉट प्रूव्ड। The answer is C. In criminal cases, which one of the following statement is correct? The fact that the accused person is of a good character is relevant. The fact that the accused person is of a good character is not relevant. The fact that the accused person has bad character is relevant. The fact that the accused person is of a dubious character is irrelevant if the evidence to the contrary has been given. अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा फैक्ट जो है वो किसी के कैरेक्टर गुड और बैड होने पे रिलेवेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 47 है वो साफ साफ बोलता है कि जो फैक्ट अगर अक्यूज के पर्सन की गुड कैरेक्टर को बता रहा है तो वो रिलेवेंट होगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अब एक और मैं बात करना चाहूंगा कि द फैक्ट दैट अक्यूज पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। यहाँ पे अगर ये सी जो ऑप्शन है, यहाँ अगर ये लिख देता है कि द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, तो हमारा सी आंसर भी सही हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 49 के अंदर ये बोल दे रखा है कि कोई भी फैक्ट जो अक्यूज्ड पर्सन के बैड कैरेक्टर के बारे में बता रहा है वो इररिलेवेंट होगा। अगर किसी अक्यूज का कैरेक्टर सही नहीं है तो उसके तो हम जज नहीं कर सकते कि वो कहीं ना कहीं गारंटी ही है कि वो उसने वो ऑफेंस किया है, इसलिए उसको irrelevant कहा गया है। Which one of the following statement is not correct? Dying declaration may be oral or in writing. Where there are two or more dying declaration in a case, there must be similarity of content between them. First information report recorded under section 154 of the Code of Criminal Procedure 1973 may be admitted as a dying declaration. Statement of dying declaration cannot be recorded by a police officer. ये क्वेश्चन थोड़ा जनरल उसमें है, बेसिकली ये केवल सीआरपीसी का ही पार्ट नहीं है। अगर आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट या फैमिली लॉ पढ़ा है जहाँ पे थोड़ा गिफ्ट का कंसेप्ट भी है और थोड़ा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन मे बी ओरल और इन राइटिंग, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेयर देयर आर टू और मोर डाइंग डिक्लेरेशन इन अ केस देयर मस्ट बी सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट बिटवीन देम, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अगर एक दो या दो से ज्यादा अगर डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं तो देयर मस्ट बी सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट बिटवीन देम, तो कि उन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन में जो सिमिलरिटी होनी जरूरी है। अगर दोनों के अंदर सिमिलरिटी नहीं है तो जो सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन होगा हम उसको मानेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मे बी एडमिटेड एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, कि हम एफआईआर को भी डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। अगर सी सही है तो फिर डी तो ऑटोमेटिकली बनता नहीं है, तो आंसर इज डी। Which one of the following is not mentioned under section 14 of the Indian Evidence Act? Intention, good faith, rashness और conduct। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 12 और बीए से देखना है, जहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि कौन सी चीज जो है सेक्शन 14 के अंदर मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा कंडक्ट। इंटेंशन, गुड फेथ और रैशनल, इन तीनों चीजों को मेंशन किया गया सेक्शन 14 के अंदर एविडेंस एक्ट में। Which one of the following statement is not correct in relation to documentary evidence? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ए बोल रहा है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। अ काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन हु हैज नॉट साइंड इट। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज सेकेंडरी एविडेंस। अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय इट्स प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट वेयर पार्टी is entitled to give secondary evidence thereof। ये चारों स्टेटमेंट जो है ना 3 सेक्शन से लिए गए हैं, जहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेक्शन 57 के एक्सप्लेनेशन 1 से लिया गया है, जो कि ये स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज नॉट साइंड इट, तो यहाँ पे काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस नहीं,
यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस आएगा, काउंटर पार्टी से प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज साइंड इट, तो आंसर तो बी जो है वो इनकरेक्ट होगा। हमको क्या पूछा है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज सेकेंडरी एविडेंस, ये बिल्कुल सही है, सेक्शन 58 ऑफ बीएसए में है। और डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय इट्स प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट वेयर अ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस देयरऑफ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, तो तुम्हारा आंसर होगा बी। The question of proving a document arises when its execution is denied by the adverse party. In such a case, a public document can be proved. थोड़ा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आपने बीएसए एविडेंस एक्ट पढ़ा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई चांस ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन को कर सको। The question of proving a document arises when its execution is denied by the adverse party. In such a case, a public document can be proved by its certified copy under Section 77 of the Indian Evidence Act. In the court, by producing oral evidence as oral accounts of contents of document, as an attested document by attesting witness, by other witness who have seen the content of document where attesting witness have died or not found or have been incapable. देखिए, अगर कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब हमको उसको प्रूव करना है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, तो अब उसके लिए आप उस अथॉरिटी को तो वापस ला नहीं सकते जिसने वो पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू किया था। सपोज कोई डॉक्यूमेंट आज से 10 से 15 साल पहले इशू किया गया था किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, तो आप उस पर्सन को तो नहीं ला सकते कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए अगर कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक स्पेस के अंदर अवेलेबल है, तो वो कब उसको उसका कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा, बाय सर्टिफाइड कॉपी अंडर सेक्शन 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले आएंगे तो वो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव मान लिया जाएगा। सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टेट्स दैट whoever desires the court to give judgment as to any legal right or liability dependent on existence of facts which he asserts must prove the existence of the fact। ये जो स्टेटमेंट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, इसमें बोला गया है कि सेक्शन 101 स्टेट्स दैट द whoever, कोई भी जो ये चाहता है कोर्ट से कि जो जजमेंट हो उसके लीगल राइट और लाइबिलिटी पे डिपेंडेंट कोई भी अगर फैक्ट है, तो उस पर्सन को उस फैक्ट को किस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसमें वो चार स्टेटमेंट दे रखे कि आपको उस फैक्ट को किस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस लीगल राइट और उस लायबिलिटी को कोर्ट द्वारा डिसाइड करवा सके। तो ऑप्शन ए है, बर्डन ऑफ प्रूविंग इज ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पार्टी विलिंग टू हैव फेवरेबल जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट। Under Section 101 of the SAD Act, the burden of proof is always on the first party to a case, whether civil or criminal. Burden of proof is always on the plaintiff in a civil case. A proving of a fact means proving it beyond doubt. अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा आपको इसमें जुरिस्प्रूडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने केवल बीएसए को रीड किया तो शायद आप केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। Burden of proving is a legal responsibility of a party willing to have favorable judgment from the court. ये बहुत वेग सा स्टेटमेंट, ए कहीं आंसर बन नहीं रहा। अंडर सेक्शन 101 ऑफ द सैड एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट पार्टी टू ए केस, वेदर सिविल और क्रिमिनल। अगर आपने केवल रीड किया है तो ऐसा कोई स्टेटमेंट भी जो है सेक्शन 101 के अंदर नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट को ही यहाँ पे पूछ लिया गया है। थर्ड इज, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्लेंटिफ इन अ सिविल केस। जब ऐसे एक्सट्रीम आ जाते हैं ना स्टेटमेंट, ऑलवेज, ओनली, तो आपको उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। अब आता है डी, प्रूविंग ऑफ ए फैक्ट मींस प्रूविंग इट बियॉन्ड डाउट। आप जब सीआरपीसी पढ़ते हैं या फिर आप एविडेंस पढ़ते हैं तो आप कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे प्रूविंग बियॉन्ड डाउट, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो प्रूविंग ऑफ ए फैक्ट मींस प्रूविंग बियॉन्ड डाउट इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे उस पर्सन को बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ेगा ताकि वो मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट है उसके दिमाग में स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट भी नहीं रहना चाहिए, माइनर डाउट भी नहीं रहना चाहिए अपने जजमेंट को देते वक्त। The presumption of law under section 111A of the Indian Evidence Act is not applicable where an offence has been committed. अब ये जो सेक्शन है, डायरेक्ट सेक्शन है, इसमें आंसर इज डी, अंडर सेक्शन 151, 146 एंड 153 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इन पे ये यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा
इन तीनों कंडीशन के अंदर प्रिजम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ पे अंडर सेक्शन 121, 121A, 122 और 123 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इस section option B is committed in the disturbed area and it's shown to the court that the accused was present in that area at that time. Option 3 is committed against the state by firearm, arms or explosive in the disturbed area and it is shown to the court that the accused was present in that area at that time. तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो है कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, लेकिन जो सेक्शन डी इसमें प्रिज्यूम नहीं होगा. द केस ऑफ चिलिकुरी वेंकटेश वर्लू वर्सेस वेंकटा नारायणा डील्स विद estoppel, affairs of a state, proof of legitimacy or declaration. The answer is proof of legitimacy. Secondary evidence does not mean certified copies, copies made from original by mechanical process, copies made from the original and compared, document itself produced for the inspection of the court. सेक्शन 53 के अंदर हमको साफ साफ सेक्शन 53 और बीएसए में साफ साफ दे रखा है कि सेकेंडरी एविडेंस को के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी. तो सर्टिफाइड कॉपीज इंक्लूड है, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, जेरोक्स करी हुई कॉपीज, फोटोकॉपी करी हुई कॉपीज जो है वो सेकेंडरी एविडेंस में, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल एंड कंपेयर्ड, बी और सी लगभग सेम ही है. तो आंसर इज डी, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. ये नहीं है हमारे सेक्शन 58 के अंदर. एडमिशंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, admissions according to the Indian Evidence Act 1872 may not be proved as against the person who makes them, can be proved by or on behalf of the person who makes them, may not be proved as against the person who makes them or his representative in interest, can be proved by or on behalf of the person who makes them or his representative in the interest. तो सेक्शन 19 ऑफ बीएसए के अंदर साफ साफ दे रखा है कि एडमिशंस में not be can be proved, may not be proved as against the person who makes them, can be proved by or on behalf of the person who makes them, may not be proved as against the person who makes them or his representative in interest, can be proved by or on behalf of the person who makes them or his representative in interest. So answer is D. ये आप अगर सेक्शन 19 बीएसए को देखेंगे तो उसमें साफ साफ एडमिशन के साथ में ये स्टेटमेंट दे रखा है. सेक्शन 112 of the Indian Evidence Act is based on the principle that law favors legitimacy rather than bastardy of children. It is conclusive presumption and can be rebutted only on the ground of. जो सेक्शन 112 है वो लेजिटिमेसी की बात करता है, वो बास्टर्डिटी ऑफ चिल्ड्रन की बात नहीं करता, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की के प्रिंसिपल में बात नहीं करता, वो लेजिटिमेसी की बात करता है. लेकिन ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे वो चांसेस है कि जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट हो सकता है या फिर वो बास्टर्ड हो सकता है. तो यहाँ पे अगर आपने सेक्शन 112 को पढ़ा है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी बाइगोटन करते वक्त अगर उस पीरियड में एक साथ नहीं थी, दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रीबटल का जो ग्राउंड है वो आपको मिल सकता है. तो आंसर इज non-excess of party. The preamble is useful in constitutional interpretation because it uses vague and value-loaded words. ये बिल्कुल गलत है. Contains a real objective and philosophy of the constitution maker. ये सही लग रहा है. It's a source of power and of a limitation. Source नहीं है. Andre Berubari versus और केशवानंद भारती केस में साफ साफ बोला कि preamble कोई भी तरह का source नहीं है. Give an exhaustive list of basic features of the constitution. ये भी नहीं होगा. इसका रीजन है बेसिक फीचर बाद में आया, प्रीएम्बल पहले आया. प्रीएम्बल के डेफिनेशंस के अंदर कहीं भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये कभी नहीं बोला कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक फीचर्स के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है. तो आंसर इज बी, कंटेन द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन, डज नॉट हैव ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग अ डिस्प्यूट बिटवीन. सेक्शन 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है. वहां पे हमको 3 ऐसे एरियाज दिखाए प्रोविजन में लिखे जहाँ पे कौन कौन से जो डिस्प्यूट्स है स्टेट और सेंट्रल के वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट और स्टेट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, बिटवीन 2 स्टेट्स. तो आंसर इज डी, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इंडिया. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये
नहीं है। The governor of a state has power to constitute a finance commission to review the financial position of panchayat, state, religious and charitable institution, statutory bodies, religious and charitable institution तो होगा ही नहीं, statutory bodies भी नहीं है। ए और बी की बात कर रहे थे यहाँ पे अपन, या गवर्नर ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो किसके बिटवीन पावर डिवोल्यूशन की बात करेगा, वो बात करेगा स्टेट और पंचायत या स्टेट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जहां अगर हम केवल स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कब आता, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट हैज पावर टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट। अगर यहाँ प्रेसिडेंट हो जाता है स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ गवर्नर है ऑफ अ स्टेट है तो यहाँ पंचायत होगा। द सीट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे नॉट बिकम वेकेंट, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट कब वेकेंट नहीं होगी, हमको वो ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। फर्स्ट है एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द हाउस फॉर 8 वीक्स, ओके। होल्ड्स मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। होल्ड्स द मेंबरशिप ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड आल्सो दैट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस टू ए फॉरेन स्टेट। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन के अंदर हमारे है कि जो सीट है वो वेकेंट नहीं होगी। आप लोगों को पता है कि जो सेक्शन आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 91 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप जो एब्सेंट रहोगे कितने दिन तक, 60 डेज, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट रहे तो आपकी जो सीट है वो वेकेंट कर दी जाएगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं 8 वीक्स, 8 वीक्स मीन्स 8 7 जा 56, तो 56 डेज के अंदर आपकी जो सीट है वो वेकेंट नहीं होगी, तो आंसर इज ए। Under which law it is prescribed that all proceeding in the Supreme Court shall be in English language। कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से रूल के अंदर लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट। सी आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डी आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको अगर पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है तो आर्टिकल 348